हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। बेटा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी एलआर की अगली पोएम, जो कि लास्ट पोएम भी है और इसका टाइटल है स्नेक और इसे लिखा है डीएच लॉरेंस ने। एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी अलग सी पोएम है, क्योंकि इस पोएम में जो नरेटर होता है वो उसके घर पर जो एक स्नाप आ जाता है उसे एक गेस्ट की तरह ट्रीट करता है, एक मेहमान की तरह ट्रीट करता है। मेहमान की तरह ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि आइए आइए बिराजिए, चाय लेंगे या कॉफी या कुछ ठंडा नहीं, इस तरीके से नहीं। लेकिन वो किस तरीके से ट्रीट करता है या जब वो स्नेक को देखता है तो इसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे होते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में ये पोएम है। तो चलिए उन सभी थॉट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पोएम का पहला स्टेंजा क्या कहता है। A snake came to my water trough। वाटर ट्रफ क्या होता है बेटा? बेसिकली इसे कुंड भी कहा जा सकता है या एक ऐसी जगह जहां पर पानी, पीने का पानी जो होता है वो इकट्ठा होता है। यहाँ इंसानों के लिए भी होता है, कैटल वगैरह है उनके लिए भी अलग से ट्रफ बनाई जाती है। ठीक है, तो जहां पीने का पानी कलेक्टेड रहे उसे ही ट्रफ कहा जाता है। ठीक है। A snake came to my water trough on a hot day and I in pajamas for the heat to drink there। अभी नरेटर क्या कह रहा है कि एक दिन की बात है जब बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा, इट वाज सच अ हॉट डे, और मैं एकदम अपने आरामदायक कपड़ों में था। ये जो पजामास कहा हुआ है, तो टी शर्ट पजामा, गर्मी में एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनना, इससे ज्यादा कंफर्टेबल क्या ही हो सकता है। बट सिंस बहुत ज्यादा गर्मी थी तो कुछ पानी पीने के लिए ये नरेटर जो है अपने वाटर ट्रफ की तरफ जाता है और क्या देखता है कि उस वाटर ट्रफ पर ऑलरेडी कोई आया हुआ है। कौन? अ स्नेक। अब जब भी हम स्नेक को देखते हैं तो हमें डर लगता है, या तो हम उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं वहां से, या फिर हमें अगर लगता है कि वो स्नेक हमारी तरफ आ रहा है तो हम डर के मारे उसकी तरफ अटैकिंग ही होते हैं, या तो कोई कंकड़ पत्थर या लकड़ी उठाकर उसकी तरफ फेंकेंगे या चीखेंगे चिल्लाएंगे, वट एवर द केसेस, लेकिन हम डरेंगे, हम घबराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा नरेटर क्या बिहेव करता है, देखिए। इन द डीप स्ट्रेन सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी। अब होता क्या है, सबसे पहले तो वो जो वाटर ट्रफ है वो कहाँ पर है वो बताता है। तो कहाँ है? एक डार्क कैरब ट्री है। कैरब ट्री हिंदी में बेटा इसको करोब का पेड़ भी कहा जाता है। वो बड़ी बड़ी फलियों जैसा पेड़ ही होता है, आपने भी जरूर देखा होगा, और इसकी छांव जो है बहुत घनी होती है और इसकी जो महक है वो भी काफी स्ट्रांग होती है। ये जो है स्ट्रेंज सेंटेड, मतलब बहुत स्ट्रांग महक होती है इसकी, और इसकी जो छांव होती है बहुत ही घनी होती है। तो बताया गया है कि वहां पर बेसिकली इतनी गर्मी में जब आपको बहुत ही छांवदार पेड़ मिलता है जहां पर ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, हल्की सी महक भी होती है, तो यू फील गुड अबाउट इट। ठीक है, तो ये वाटर ट्रफ एक ऐसी ही जगह पर है और वहां पर मैं अपना पिक्चर लेकर, पिक्चर क्या होता है बेटा? मटका, घड़ा, या जिसमें भी उसे पानी भरना था नरेटर को, तो वो अपना वो मटका लेकर जो है वाटर ट्रफ की तरफ बढ़ता है। और जब देखता है कि वहां पर ऑलरेडी मुझसे पहले कोई आया है, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो वेट करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा और मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे पहले ही इस वाटर ट्रफ पे कोई आया हुआ है। अब जिस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना नरेटर कि भाई मुझसे पहले कोई आया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कई बार लाइन नहीं लगती है, आपने मूवीज में देखा होगा कि कुछ जगह पे, कुछ इलाकों में जब पानी नहीं आ रहा होता है तो लोग ना लाइन लगा के और अपनी अपनी बाल्टियां और घड़ा और अलग अलग बर्तन लेकर खड़े रहते हैं लाइन लगा के कि भाई हमारा नंबर जब आएगा तब हम पानी भरेंगे। ये कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे इससे पहले जो है ये जो स्नेक है ना, तो पहले स्नेक आया हुआ है तो पहला नंबर स्नेक का है कि भाई पहले वो पानी पी ले उसके बाद मैं जाऊंगा। तो इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है ना, यूजुअली नहीं होता है। जब भी हम कोई स्नेक वगैरह ऐसे देखते हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते कि पहला नंबर उसका है और दूसरा नंबर हमारा है। ठीक है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, अरे बाप रे सांप है, और वापस लौट कर आ जाते हैं और तीन चार को बताते भी हैं भाई वहां ध्यान से जाना, सांप है वहां पे। हमारा रिएक्शन इस तरीके का होता है, लेकिन इस नरेटर का जो रिएक्शन है वो एकदम अलग है ना। क्यों मैं इस बात पर इतना जोर देकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो नरेटर है ना, इस सांप को, हाँ ये एक जानवर है, इंसान नहीं है, जानवर है, एकदम अलग है, बट स्टिल द वे दिस नरेटर इज ट्रीटिंग दिस क्रीचर, तो इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि क्रीचर, कोई जरूरी नहीं सामने इंसान हो तभी हम उसको रिस्पेक्ट करें। कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे जानवर है, चाहे चिड़िया है या इंसान है, हम सबको एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से ही उसे देखना चाहिए। हमारा जो नजरिया होता है ना वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने देखा कोई सांप है और हमने कोई कंकड़ उठाया और हाथों हाथ उसकी तरफ फेंक दिया, मतलब किलिंग एटीट्यूड के साथ हमें नहीं देखना चाहिए। राइट? हाँ हमें डर लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि हमें डर नहीं लगता या अच्छा वो हमें काट लेगा, तो हाँ, लेकिन जितना डिफरेंस या जितनी डिस्टेंस पर ये हमारा नरेटर जो खड़ा है, कोई अटैक नहीं कर सकता है। ये सांप बहुत दूर है, कोई शेर चीता थोड़ी है कि छलांग मार देगा, है ना।
तो वो एक पर्सपेक्टिव यहाँ समझाने की कोशिश की है इस नरेटर की, राइट? आगे, he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough and rested his sword upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drawing through his straight gums into his slack long body silently. आगे क्या होता है, वो क्या देखता है कि इसका जो घर है नरेटर का, वहां पर एक वॉल है और उस वॉल में एक फिशर है। इसका मतलब है कि एक दरार आई हुई है, क्रैक है, और उस क्रैक के अंदर से ही ये स्नेक जो है निकल कर आ गया है। और इसकी बॉडी कैसी है, येलोइश ब्राउन कलर की बॉडी है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। मतलब अगर हम रेप्टाइल्स की बॉडी की बात करें, जैसे लिजर्ड है या स्नेक है, तो इनकी बॉडी देखने बहुत ही स्लाइमी सी और बहुत ही सॉफ्ट समझ में आती है दिखने में, है ना? तो और बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से ऐसे घूमता हुआ लहराता हुआ सांप जिस तरह से चलता है, तो उसके बारे में बहुत ही वेवी सा, तो उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि उस क्रैक से निकलता हुआ ये सांप जो है यहाँ आ गया है, और यहाँ पर जो पत्थर है, अलग अलग जगह पत्थर है, वहां पर ये सांप जो है अपना बैठा हुआ है, ठीक है? और वहां पर टैप जो है, टैप नल से जो पानी टपक रहा है, तो नीचे एक जगह इकट्ठा सा हो गया, टपकते टपकते वो पानी एक जगह नीचे इकट्ठा सा हो गया है, और वहां पर से ये जो सांप है पानी पी रहा है, ठीक है? धीरे धीरे आराम से, सॉफ्टली ड्रिंक का मतलब क्या है कि आराम से, तसल्ली से जो है वो यहाँ पर पानी पी रहा है, राइट? चुपचाप, एकदम साइलेंटली। Someone was before me at my water trough. मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रफ पे कोई और आया हुआ है भाई, एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मेरे ही ट्रफ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दूसरा नंबर है, और मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कि पहले चलो उसका पानी पीना हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा और फिर पानी पीऊंगा, राइट? सो आई हैव टू वेट। यहाँ कहीं ना कहीं एक इंटेंशन ये भी समझ में आती है बेटा कि जो क्रीचर्स होते हैं ना, चाहे मतलब कोई भी क्रीचर हो, लेकिन अगर आप उसको भी रिस्पेक्टफुल तरीके से, अगर आप उसको लेकर वेलकमिंग हो, यहाँ वेलकमिंग का जो मतलब है वो बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर में उसको ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठाने के लिए बात कर रहे हो, नहीं। वेलकमिंग का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि अगर ये नरेटर देख रहा है कि हाँ एक क्रीचर है, चाहे सांप ही है, इसने देख लिया है कि वो वहां पानी पी रहा है, तो उसको पानी पी लेने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि प्यास और जो भूख है वो तो सभी को लगती है, इंसान को ही थोड़ी लगती है। तो पानी पी रहा है, उसे पी लेने दो। कोई लकड़ी उठा के या कोई कंकड़ पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया है, किसी का कोई नुकसान करने के इरादे से नहीं आया है। वो पानी पिएगा, वापस लौट के चला जाएगा, ठीक है? किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं आए कि पहले अपन पानी पिएंगे और उसके बाद अपन इस घर के अंदर घुसेंगे और डाका डालेंगे। नो, ऐसी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है। तो ये इंटेंशन, ये जो रवैया है, यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ बेटा कि ये सिर्फ एक ट्रांसलेटेड मीनिंग मत समझिए, हर पोएम का एक एसेंस होता है, उस एसेंस को समझिए। अदरवाइज आपको हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार वहां खड़ा हुआ है कि भाई पहले वो पानी पी ले फिर मेरी बारी आएगी। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि उसको डिस्टर्ब करने का कोई तुक नहीं है, पी लेने दो उसे पानी। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, कोई कंकड़ पत्थर उठाया और फेंका उसकी तरफ कि अरे भगाओ भगाओ भगाओ। हमारा यही एटीट्यूड रहता है ना। सांप है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगेन, यहां पर बिल्कुल ये लिटरल सेंस में जाने की जरूरत नहीं है कि अगर घर में घुसा है तो और ये वो, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, उसमें कहीं कोई मतलब इतराज नहीं है। आप ध्यान रखिए कि भाई सांप आया हुआ है, आप थोड़ा सा ये नजर रखिए कि कहीं घर में ना घुसा है, ये नजर रखिए। जबरदस्ती उस पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, पानी पीने आया है, चला जाएगा। ये इस फॉर्म से एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? नाउ ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। अब यहाँ पर कैटल क्या है? मवेशी जो होते हैं, जो गाय बैल, ये जो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे गाय है बेटा, आपने भी देखा होगा जब पानी पी रही होती है या खाना खा रही होती है, चारा चल रही होती है एक्चुअली, तो खाते खाते बीच में अचानक से अपना सर उठाती हैं, इधर उधर देखती हैं, फिर वापस चारा खाना शुरू हो जाती हैं, वापस अपना पानी पीना शुरू हो जाती है ना। ये स्नेक ने भी एग्जैक्टली कैटल की तरह ही बिहेव किया। पानी पीता पीता अपना सर यूं उठाया, इधर उधर देखा और फिर वापस जो है पानी पीने लग गया। लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल टू। मुझे कंफ्यूजन के साथ, थोड़ा ध्यान के साथ देखा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इस इंसान के साथ खतरा है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोक्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स। और जो जुबान होती है, टंग होती है, जो सांप की जो ऐसी जुबान होती है, कुछ इस तरीके से होती है ना, जैसे डस लेता है, तो वो जो जुबान है बाहर ऐसे निकाली। अगेन एक तरीके से डिफेंसिव हो रहा है यहाँ पर स्नेक कि कहीं ये सामने खड़े हुए इंसान से मुझे कोई खतरा तो नहीं है। बट जब स्नेक को ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई वो दूर खड़ा है और मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, वो वापस अपना पानी जो है पीने लगा। एंड स्टूप मतलब झुकना। And stooped and drank a little more. Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking.
ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। यहाँ आगे क्या कह रहा है, फिर से पानी पीना उसने शुरू कर दिया और उसकी बॉडी का कलर कैसा है, अर्थ ब्राउन, मतलब धरती का जो भूरापन सा होता है ना वैसा सा इसका रंग है, अर्थ गोल्डन, और वही ब्राउनिश में थोड़ा सा गोल्डनिश शेड भी होता है। तो इस तरीके का इसकी जो बॉडी का कलर है इस तरीके का है। फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, अब बाउल्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि धरती के अंदर, धरती की गहराइयों में, या हम जिसे कहते हैं ना पाताल, तो मतलब धरती की गहराइयों में बहुत ज्यादा इट्स वेरी हॉट देयर, ठीक है। तो बाउल्स का मतलब यही है कि हम कह सकते हैं कि धरती का पेट एक तरीके से, तो वहां कितनी ऐसी जगह से आया है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, और ये कौन सा महीना है, सिसिली में जुलाई का महीना है जब बहुत गर्मी होती है वहां पर। एंड एटना स्मोकिंग, व्हाट इज एटना स्मोकिंग, एटना बेसिकली इट इज माउंट एटना, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, राइट। तो यहाँ पर जो दो कंपैरिजन दिए गए हैं, एक तो है कि धरती की गहराइयों से और माउंट एटना, इन दोनों से कंपेयर किया गया है। क्या बताने की कोशिश की गई है कि किस कदर गर्मी है इस समय, किस कदर गर्मी है, एक तो ये बताने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है और वो ये है कि जैसे हम कहते हैं धरती माँ, उसी तरह गैया ये भी क्या है, धरती को पर्सोनिफाई, धरती को पर्सोनिफाई करने के लिए इट्स अ कैरेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी और ज्यूस की लड़ाई हो गई थी और ज्यूस ने गैया को हराने के लिए क्या किया था, माउंट एटना उठाकर इनके सर पे दे मारा था, ठीक है, फेंक दिया था। तो ये, और ऐसा लगता है जैसे ये जो सांप है ना, ये जो सर्पेंट है वो कौन सा है, टाइफन। ये जो सांप यहाँ पर आया हुआ है नरेटर के घर पानी पीने के लिए, ये सांप कौन सा सांप है, एज इफ इट इज द टाइफन, द डिसेंडेंट ऑफ गेया, ठीक है। ये टाइथन है, डिसेंडेंट ऑफ गेया, वही गया जिसे ज्यूस ने माउंट एटना फेंक कर मार डाला था और हरा दिया था। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि एक समय पे जहां गया हार गई थी, आज फिर से जीतने के लिए अपने टाइथन को, अपने डिसेंडेंट को भेजा है कि जा और वापस धरती पर राज कर आ। तो राज करने का मतलब यहाँ क्या है, जिस तरीके से ये पानी पी रहा है एकदम साइलेंटली, स्लोली, तसल्ली से, आराम से, एज इफ द स्नेक owns दिस प्लेस, ये मालिक है यहाँ का। और जो एक्चुअल मालिक है हमारा नरेटर, वो एक तरफ खड़ा हुआ वेट कर रहा है कि हाँ भाई पानी पी ले। तो एज इफ हु इज द किंग हियर, ये स्नेक किंग है यहाँ का, ठीक है। तो ये भी इसका एक रेफरेंस है। The voice of my education said to me, he must be killed. For in Sicily, the black snakes are innocent, the gold are venomous. माई एजुकेशन, ये माई एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज वाली एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन है जो सोसाइटी हमें देती है। और एजुकेशन क्या है कि स्नेक या कीड़े मकोड़े को देखो ना तो मार देना चाहिए या भगाना चाहिए अपने आप से दूर, राइट। मैंने यही सीखा है। तो मैंने जो सीखा है वो इस वक्त मेरे ऊपर हावी हो रहा है कि मैं किसी कंकड़ पत्थर से या कोई लकड़ी लेकर और इसकी तरफ फेंकूं ताकि मैं अपने आप को बचा लूं, और ये मरता है तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और सिसिली में क्या कहा जाता है, सिसिली में ये माना जाता है कि यहाँ के जो एकदम ब्लैक स्नेक जो होते हैं ना, वो जो एकदम काले होते हैं वो तो फिर भी इनोसेंट होते हैं, मतलब वो हार्मलेस होते हैं, वो काटते वाटते नहीं है। लेकिन जो गोल्डन स्नेक्स होते हैं ना, वो जहरीले होते हैं भाई। वेनमस क्या होता है, जहरीला। तो वो जहरीले होते हैं भाई, तो उनसे खतरा है। और हमारा ये स्नेक जो यहाँ आया हुआ है वो कैसा है, वो अर्थ गोल्डन, ब्राउनिश गोल्डन, मतलब ये भाई खतरनाक हो सकता है बिल्कुल। और मैंने क्या सीखा है, मतलब मैंने क्या सीखा है कि किस तरीके के स्नेक खतरनाक होते हैं, गोल्डन वाले, तो उन्हें उसी वक्त मार देना चाहिए ताकि खुद को बचाया जा सके। तो मेरी एजुकेशन जो है वो इस वक्त मुझ पर हावी हो रही है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। और मेरे अंदर जो आवाजें, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि कैरेक्टर जो है वो ऐसा कैसा खड़ा हुआ है, कुछ सोच रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ठीक है। तो कानों में वो जो आवाज गूंजती हुई आती है ना, यहाँ बिल्कुल हमारे नरेटर के साथ वही हो रहा है कि कानों में आवाज गूंज रही है, मार दे इसके, मार डाल इसको, ये खतरनाक हो सकता है, अरे गोल्डन स्नेक है। ये सारी आवाजें जो है इसके कानों में आ रही हैं। और क्या आवाजें आ रही है कि इफ यू वर अ मैन, अगर तुम मर्द होते ना तो अब तक इसको मार चुके होते, स्नेक को, इतना यहाँ खड़े खड़े सोच नहीं रहे होते। नाउ इफ यू वर अ मैन, इट मीन्स कि अगर तुम में दम होता तो कहते ना मैं मर्द हूं, ये वाला एक एटीट्यूड रहता है कि मैं मर्द हूं तो मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, ठीक है। मस्कुलिन फोर्स या मस्कुलिन पावर एक्चुअली। तो यहाँ पर एक मस्कुलिनिटी की बात आ जाती है कि भाई तू आदमी है, होता अगर तू मार डालता अभी तक, तो क्या खड़ा खड़ा यहाँ वेट कर रहा है ना। But must I confess how I liked him, how glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough. लेकिन मुझे इस बात से अग्री करना ही होगा कि मुझे ये स्नेक ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, या इससे मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो ग्लैड, आई एम हैप्पी कि ये यहाँ आया है।
मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा मेहमान यहाँ आया है, एकदम चुपचाप शांति से, यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा, शांति से सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए आया है, चुपचाप पानी पी रहा है, एंड दैट्स इट। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस। पैसिफाइड मतलब एकदम संतुष्टि के साथ, भाई पेट भर के, जी भर के पानी पी लेता है ना, प्यास एकदम बुझ जाती है ना, तब चैन पड़ता है। तो वो जो चैन पड़ना, वो जो पैसिफाई है, एकदम पानी पी के और फिर ये वापस जा रहा है, एंड नो थैंक यू एट ऑल, थैंकलेस एकदम, क्या मैंने पी लिया और मैं जा रहा हूं। अगेन दिस सजेस्ट व्हाट, द एटीट्यूड ऑफ स्नेक ऑफ बीइंग अ किंग। अब कोई जानबूझ के वो थोड़ी ऐसा कर रहा है, बट जो रेफरेंस थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि एज इफ द स्नेक इज अ किंग, वो वाला एटीट्यूड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकदम थैंकलेस के अपना पानी पिया और जा रहा है इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ। बर्निंग बाउल्स अगेन अर्थ की, धरती की गहराइयों में जा रहा है, जहां पे बहुत तपन, बहुत गर्मी होती है। Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? यहाँ ये बोल रहा है कि क्या मैं डरपोक था कि मैं उसको मार नहीं पाया, या क्या ये परवर्सिटी थी। परवर्सिटी का मतलब है कि बहुत ही अनरीजनेबल सा एटीट्यूड, बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार। तो क्या ये मेरा बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार था कि मैं तरस रहा था उससे बात करने के लिए। लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए तरसना। तो यहाँ पर हमारा जो नरेटर है वो स्नेक से बात करने के लिए तरस रहा था। तो एक व्यक्ति एक स्नेक से बात करने के लिए अगर तरस रहा है तो वो कितना ज्यादा अजीबोगरीब व्यवहार होगा। तो वो अजीबोगरीब व्यवहार के लिए परवर्सिटी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। Was it humility to feel so honored? या क्या ये मेरे अंदर की उदारता थी, ठीक है, दया भाव था मेरा, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत ही इज्जत अफजाई सी महसूस हो रही थी। आई वाज फीलिंग ऑनर्ड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि देखो मेरे घर पे यहाँ पर स्नेक जो है पानी पीने के लिए आया है। तो तीनों में से व्हाट आई वाज फीलिंग, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मुझे अच्छा लगा था। तो इन तीनों में से मुझे क्या महसूस हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शायद ऑनर्ड फील कर रहा था इन तीनों में से। दैट्स व्हाई आई जस्ट कुडंट थ्रो एनीथिंग टुवर्ड्स हिम टू अटैक हिम, राइट। एंड येट दोज वॉइसेस, इतना सब हो गया, मैं उसके लिए पॉजिटिव भी सोच रहा हूँ, मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, सब है, लेकिन ये जो आवाजें हैं ना, जो मैंने आज तक सोसाइटी से सीखा है, वो आवाजें अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। और अभी भी क्या बोल रही है, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, कि अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा होता ना तो तुम अभी तक उसे मार चुके होते। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि तुम्हें कोई इज्जत वाली चीज फील नहीं हो रही है, डरपोक हो तुम, डर लग रहा है तुम्हें, यू आर अफ्रेड, इसलिए तुम उसे नहीं मार पाए। तो अपने आप को जबरदस्ती ना सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करो कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये गेस्ट की तरह आया है ना, इसलिए मैं इसे नहीं मार पा रहा, ये सोचने की जरूरत नहीं है, डर लग रहा है तुम्हें। ये सारी बात इस नरेटर के दिमाग में चल रही है, इसके कानों में वो बातें पड़ रही है। क्यों पड़ रही है, क्योंकि इतने सालों तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है हमारा नरेटर, उससे एकदम ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट एक्शन है इस नरेटर का। कि सीखा तो क्या था कि उस पर अटैक करो, लेकिन एक्शन क्या है इस नरेटर का, वो अटैक कर नहीं पा रहा है, इनफैक्ट वो खुश है उसे देखकर, है ना। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि मैं डर तो रहा था। क्यों, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। मुझे डर तो लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच है, मुझे डर लग रहा था, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि डर से ज्यादा मुझे ऑनर्ड फील हो रहा था। डर वाला भाव मेरे अंदर था, लेकिन जो मुझे इज्जत अफजाई महसूस हो रही थी कि मेरे यहाँ पर ये स्नेक आया है, मानो कोई गेस्ट आया है, वो चीज की हैप्पीनेस मुझे ज्यादा थी। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है बेटा, जब आदर भाव जो होता है हमारा, जब भी कोई मेहमान आता है तो उसकी आवा भगत करते हैं, उसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो मैं बिल्कुल उस स्नेक का ध्यान रखना चाह रहा था, मैं उसकी तरफ हॉस्पिटेबल होना चाह रहा था और उसे मेरी मेहमान नवाजी मिलनी भी चाहिए। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। डार्क डोर क्यों कहा गया है, सांप के बिल का मुंह जो धरती की अंधेरी गहराइयों में ले जाता है। तो धरती की गहराइयों में तपती हुई एकदम अंधेरी सी जगह जो है, वहां से होता हुआ ये स्नेक यहाँ आया है और मैं उसे एक गेस्ट की तरह समझ रहा हूँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उसकी तरफ हॉस्पिटेबल होना चाहता हूँ। He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked knight on the air, so black, seeming to lick his lips, and looked around like a god, unseen, into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. यहाँ क्या बता रहे हैं कि एकदम बढ़िया जम के उसने पेट भर के, संतुष्टि भर के पानी पी लिया। और जैसे ही पानी पी लिया, तो आप ध्यान दीजिए कि गर्मियों के जो दिन होते हैं, जो दोपहरी का टाइम होता है, उस समय जब आप खाना खा लेते हो और पानी वगैरह पी लेते हो या छाछ वगैरह पी लेते हो, तो पानी या छाछ वगैरह पीने के बाद जो नशे वाली नींद सी एक आती है, ठीक है। तो अगर सो जाओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं सो तो जो एक नशा सा चढ़ा रहता है ना, बिल्कुल ठीक है,
तो यहाँ पर स्नेक के लिए वही बताया गया है कि एकदम जी भर के पानी पी लिया, तपती दोपहरी तो है ही, तो धूप की मतलब गर्मियों की दोपहरी के समय में जी भर के पानी पीने के बाद वो बिल्कुल इस तरीके से अब अपना सर उठा के एकदम ऐसे कि समझ में आ रहा है कि जैसे नशा हो गया है एकदम, जैसे ना शराब का नशा हो जाता है उस तरीके से नशा हो गया है। और बिल्कुल यहाँ पर उसने जो अपनी जुबान, अपनी जो टंग है, उसे अपने मुंह पर इधर उधर फहराया। तो ये उधर उधर फहराया मतलब आप जब अपनी कोई भी पसंदीदा चीज खाते हो और खाने के बाद एकदम जो जबान अपनी ऐसे इस तरह से फहराते हो ना कि वाह मजा आ गया, ये स्नेक जो है उसने भी ये किया कि पानी पी के ऐसी तृप्ति हुई है, बस आनंद आ गया, बहुत ही बढ़िया। और धीरे धीरे वहां से जाने लगा अगेन लाइक अ गॉड। व्हाई लाइक अ गॉड? क्योंकि वो किसी पर पेइंग नो अटेंशन टू एनीवन एनीथिंग, जैसे कि इस जगह को वही ओन कर रहा है, उसी तरीके से आया और अब उसी तरीके से धीरे धीरे जा रहा है। और धीरे धीरे यानी बहुत धीरे धीरे, एज इफ थ्राइज अ ड्रीम। अ ड्रीम का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ड्रीमिंग का मतलब होता है अ ड्रीम। और थ्राइज अ ड्रीम यहां पर बताया गया है कितना स्लो, किस कदर स्लो ये स्नेक जो है वापस अपने बिल की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेंथ कर्विंग राउंड अगेन इस तरह से लहराता हुआ, एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और जिस दरार से यहाँ आया था उसी दरार से होता हुआ वापस जा रहा है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, ये है इसका बिल के जैसे ही इस स्नेक ने अपना सर जो है बिल में डाला, भाई बिल में अब जाएगा, जैसे ही डाला, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फर्दर, मतलब अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है ना, अपने आप को थोड़ा सा श्रिंक करता है स्नेक, उसी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, श्रिंक सा किया ताकि वो बिल में अच्छे से चला जाए। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me. Now his back was turned. I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही वो उस स्नेक को जाते हुए देखता है, हमारा नरेटर स्नेक को जाते हुए देखता है, तो क्या करता है, वो यहाँ थोड़ा घबराया हुआ सा महसूस करता है, पेट्रिफाई, ही वाज पेट्रिफाइड, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, स्नेक स्नेक। और जो आज तक उसने सीखा है ना, सीखा क्या था कि भाई स्नेक को मारना चाहिए एंड ऑल, तो वो थॉट तो उसके लगातार आ ही रहे थे ना, मतलब एक तरफ तो उसका अपना खुद का थॉट था कि ये मेरा गेस्ट की तरह है स्नेक, है ना, एट द सेम टाइम क्या उसके जो सोसाइटी ने जो सिखाया वो थॉट भी आ रहा था, तो दोनों थॉट पैरेलल चल रहे थे। और सोसाइटी वाला थॉट क्या था कि इसको मारो, राइट। तो जैसे ही उसने जाने लगा ना, तब उसने एक पास में पड़ी हुई एक छड़ी, जो लॉग है, लॉग क्लमजी लॉग, एक छड़ी जो है वो उठाई और उसकी तरफ फेंकी और उसकी तरफ दे मारी, है ना। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि यार जब तक वो वहां था तब तक तो कुछ किया नहीं, और अब जाने लगा तब उसको फेंक के मार रहा है, ये क्या बात हुई? बेटा हम सबके साथ कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन आती है। हम कई बार ना मान लीजिए कोई चीज है जो हमें खरीदनी है ना, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो चली जाएगी थोड़ी देर बाद यहाँ पर, तो हम थ्रू आउट सोचते रहते हैं करें नहीं करें, खरीदे नहीं खरीदे, खरीदे नहीं खरीदे, हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन जो है लगातार चलता रहता है। और फिर हम उसको कब पकड़ने लगते हैं, जब वो एकदम जा रही होती है, अरे ठीक है ले लेते, इट्स लाइक दैट। तो कई बार हमें क्या डिसीजन लेना है वो हम सही मोमेंट पे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है ना। और जब हम डिसाइड करते हैं दैट्स द वर्स्ट मोमेंट। इस केस में यही हो रहा है कि इस नरेटर को जब डिसीजन एक्चुअल में लेना था तो उसे तब तो भाई वो यहीं बैठा होता, तब तो उसको फेंक के मारा नहीं, जो कि बिल्कुल सही किया, गलत नहीं है। लेकिन कब फेंक के मारा, जब वो जाने लगा, जब कोई मतलब ही नहीं था भाई, फेंकने का क्यों सेंस था, फेंकना इसीलिए तो था ना इस लॉक को, मारना इसीलिए तो था ना कि यहाँ से चला जाए। अब जब ऑलरेडी जा रहा है तो फेंकने का क्या मतलब? लेकिन वही है कि जो सोसाइटी की हम फीडिंग होती है ना, जो चीजें सिखाई होती है जीवन भर, वो कई बार इतनी हावी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी आप वो काम कर जाते हो, बाद में पछताना भी पड़ता है, अरे यार नहीं करना चाहिए था। जैसे पढ़ाई लिखाई में ऐसा बहुत होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप चाहते हो, वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, बट स्टिल वो सब्जेक्ट आप इसलिए चूज कर लेते हो क्योंकि एक पेयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना। ऐसा सा ही कुछ हमारे इस नरेटर के साथ हुआ, लेकिन जब उसने फेंका तो कुछ कोई से खुशी नहीं हुई। क्या कहता है? I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in undignified haste, breathed like lightning, and was gone into the black hole, the earth-lipped fissure in the wall front, at which, in the intense still noon, I stared with fascination. Fascination एकदम awe के साथ कि हाँ चला गया। That attitude. तो यहाँ क्या है कि मैंने जो लकड़ी उसकी तरफ फेंकी थी ना, वो बिल्कुल भी उसको लगी नहीं, उसको चोट वोट कुछ लगी नहीं, लेकिन जिस तरीके से एकदम स्पीडीली वो गया ना, जिस तरीके से एकदम गहराइयों में चला गया, जो बिल है उसमें चला गया, तो एक हेस्ट था उसके एक्शन में। आराम से, थोड़ी देर पहले हमने देखा कितना स्लो 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 वो जा रहा था, है ना, लेकिन अब वो स्लो स्लो नहीं जा रहा था, अब वो एकदम कैसा गया, उसको भी आवाज सुनाई थी स्नेक को भी, तो भी समझ गया कि भाई अटैक हुआ अपने पर, तो जुप से चला गया। फिर बाद में फिर उसका जो स्लोनेस था ना वो खत्म हो गया, राइट, और एकदम बिजली की तरह, एकदम कड़कड़ाती बिजली की तरह वो एंटर कर गया। और कहां से? द अर्थ लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट, मतलब
जहाँ पे दीवार थी वहां पे क्रैक था और वहीं पर ही नीचे एक बिल था, वहां से वो वापस अंदर चला गया दोपहर में, है ना। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट। और वो इतना ज्यादा अफसोस हुआ हमारे नरेटर को, क्यों? क्योंकि ये जो उसने इस लकड़ी से उस पर अटैक किया ना, स्नेक पर, वो उसे अपनी खुशी से नहीं किया, वो बस उससे हो गया। क्यों? क्योंकि इतने सालों की वही फीलिंग थी, वही सिखाया गया था, कंडीशनिंग एक बार हो जाती है ना। तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्यों किया ये। आई थॉट हाउ पॉल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। इट वाज सच अ सेल्फिश एक्ट, इतना ज्यादा सेल्फिश रवैया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। इट वाज सो रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट। I despised myself and the voices of my accursed human education. मुझे I despise मतलब पूरी तरीके से नकारता हूँ, खारिज करता हूँ मैं। I reject all that education. वो जो गलत शिक्षा मुझे दी गई है ना कि अटैक कर दो, मार दो, क्योंकि मुझे इस वक्त इतना ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है जितना मुझे आज तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर बेटा ये स्टोरी के थ्रू, ये जो हम पूरे पोएम में हमने देखा, उससे बेसिकली ये भी एक बताने की कोशिश की गई है कि कभी भी आप, हमें जो हमेशा सिखाया जाता है, हम आंख बंद करके उसे एज इट इज सीख लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपको अपना खुद का भी माइंड अप्लाई करना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक हमें उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कहाँ तक एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो भी हमें इसे सीखने को मिलती है कि यहाँ पर सोसाइटी ने जो मुझे सिखाया है ना, वो गलत है, ये सही नहीं है कि मैंने एक स्नेक को देखा और मैंने उस पर अटैक कर दिया। शुरू में जब वो अटैक नहीं कर रहा था तब वो बिल्कुल सही था नरेटर। क्यों? कि भाई पानी पीने आया है, इट्स हार्मलेस। हाँ, मुझे ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन इट इज हार्मलेस, पानी पिएगा वापस अपना चला जाएगा बिल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो सिखाया गया है वो लास्ट में मुझ पर इतना हावी हो गया कि ना चाहते हुए भी कब मैंने वो लॉग, वो छड़ी उठा ली, कब मैंने वो लकड़ी जो है उस पर दे मारी, पता ही नहीं चला। और जब ये एक्शन मुझसे हो गया तब मुझे रिग्रेट हुआ कि अरे यार क्यों किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरा एक सेल्फिश एटीट्यूड है, इंसान का जो सेल्फिश एटीट्यूड है और जो मुझे आज तक सिखाया गया, उसका ये नतीजा है कि मेरे से ये काम हो गया। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक, माय स्नेक। एल्बेट्रॉस, हमने राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर पढ़ी है, उसके अंदर जो एल्बेट्रॉस को मार डालता है, तो was there any specific reason, was there any logical reason behind killing that albatross? No, बस उस मरीनर ने अपना क्रॉसबो उठाया और उसको मार दिया। there was no specific या there was no logical reason, है ना। बिल्कुल ऐसा ही कहीं ना कहीं यहाँ हुआ है नरेटर के साथ। सिर्फ इतनी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो स्नेक है वो मरा नहीं है, एल्बेट्रॉस बेचारी मर गई थी। अब चाहे पूरी पोम में हमने पढ़ा कि कितना ये जो मरीनर है वो चाहता था कि एल्बेट्रॉस क्यों मारा, उसको इतना अफसोस भी था कि इतना बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब वो चाहे कुछ भी कर ले, क्या वो एल्बेट्रॉस वापस आ सकती है? नहीं, वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो मर चुकी है, राइट। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो नरेटर है वो भी चाहता है कि ये स्नेक ये तो नहीं मरा है, ये थैंकफुली कि मैंने मतलब मेरा निशाना लगा नहीं, या खैर लकड़ी का निशाना तो लग भी जाता तो मरता थोड़ी ना, लेकिन बात ये है कि थैंक गॉड मैंने उतना बड़ा पाप नहीं किया, मैंने जो किया है वो भी पाप ही है, मेरे को मारना ही क्यों था, चोट भी क्यों पहुंचानी थी। लेकिन थैंकफुली जितना बड़ा पाप मरीना ने एल्बेट्रॉस को मार के किया था, उतना बड़ा पाप मुझसे नहीं हुआ, मैं बच गया। इसलिए, और मेरे केस में स्नेक का वापस लौट कर आ जाना पॉसिबल है, यहाँ पर तो एल्बेट्रॉस का लौट कर आना पॉसिबल नहीं है, मेरे वाले केस में स्नेक का लौट कर आना पॉसिबल है। मैं चाहता हूं कि वो वापस आ जाए, राइट। सो फॉर ही सीम्स टू मी अगेन लाइक अ किंग, like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्नेक है वो बिल्कुल एक किंग की तरह है भाई, और अंडरग्राउंड अगेन, धरती की गहराइयों में तो एकदम किंग की तरह ही है, और वहां पर ही अनक्राउंड है, मतलब कोई एक्चुअल में ताज थोड़ी पहनाया गया है उसके ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये किंग ही है, और वापस यहाँ आएगा ड्यू टू बी क्राउन, मतलब उसकी क्राउनिंग सेरेमनी होना भी बाकी है। क्या अर्थ निकला भाई इसका? इसका अर्थ एक्चुअल में निकल रहा है, व्हाई इज ही कॉलिंग द स्नेक अ किंग? बेसिकली इसलिए, जो थोड़ी देर पहले हमने जो उसके एटीट्यूड के बारे में बात की थी ना कि स्नेक का कैसा क्या एटीट्यूड रहा, तो वो जो एटीट्यूड है उसके अंदर क्या देखता है कि जिस तरीके से उसकी एंट्री यहाँ हो रही है, जिस तरीके से एग्जिट यहाँ हो रही है, एज इफ ही ओन्स द प्लेस। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए, एंड दैट्स व्हाई दिस नरेटर इज थिंकिंग कि ये जो स्नेक है ही इज मोर लाइक अ किंग, है ना, जिसकी क्राउनिंग सेरेमनी बस होना बाकी है, बाकी तो राजा यही है। And so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness। expiate का मतलब क्या होता है? रिपेयरमेंट करना, रिपेयरिंग करना, या अमेंडमेंट्स करना, या अपोलोजाइज करना। ठीक है, माफी, क्षमा मांगना। तो क्या कहता है कि धत तेरी की, मैंने अपना चांस, देखो राजा होने वाला था वो, मतलब बस क्राउनिंग सेरेमनी तो नहीं हुई है, बाकी तो राजा ही है ये। और सोचो एक राजा से मिलना, एक राजा से भेंट करना, उससे मुलाकात करने का चांस देखो मैंने गवा दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमरस टोन में भी बोल रहा है कि यार राजा की तरह आया, राजा की तरह आया, देखो मैं राजा से ही मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, हाउ शेमफुल ऑफ मी। और मुझे किसी बात का एक अपोलोजाइज भी करना है, क्षमा भी मांगनी है।
पेचिनेस, बेसिकली ये अपने उस एक्शन के लिए सॉरी बोलना चाहता है स्नेक को, जो एक्शन उसने आखिर में किया। और वो क्या था, वो क्लमजी लॉग उठा के जो फेंका था ना, कि अरे मैंने ना इंसल्ट करी, मैंने आपकी तरफ वो लॉग फेंका, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ पूरा एटीट्यूड ये है कि किसी भी लिविंग क्रीचर को नुकसान पहुंचाना इज रॉन्ग। नुकसान पहुंचाना फॉर नो स्पेसिफिक रीजन, फॉर नो लॉजिकल रीजन, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि मान लो कोई भी जानवर है जो दूर एकदम आराम से अपना बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, उसको आप जबरदस्ती अरे बाप रे कहीं आके काट ना ले, कहीं मार ना दे, कहीं हम पर अटैक ना करते, उठाकर उसको फेंक दिया। नहीं, उसकी तरफ कुछ भी आपको अटैक करने की जरूरत नहीं, वो अपना आराम से बैठा हुआ है, आप अपना आराम से अलग बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको फालतू में ये अननेसेसरी इंटरेक्शन करने की जरूरत कहाँ है उस क्रीचर से, कोई जरूरत नहीं है। तो वो इंटेंशन एक बताया गया। ये इंटेंशन मत समझ लेना इससे कि अगर कोई हम पर अटैक भी कर रहा है तो भी हम नहीं 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 क्रीचर है, नहीं 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 मैं अटैक ना करूं, ये इंटेंशन नहीं है आपको। लेकिन पहले हमला करने की तब तक कोई जरूरत नहीं है जब तक कोई नौबत ऐसी नहीं है ना, अननेसेसरी वो नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमारी पोम पूरी खत्म हो गई है, हम थीम और मैसेज जल्दी से देख लेते हैं। तो थीम क्या है, नेचर, ह्यूमैनिटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। नेचर जो स्नेक है वो पूरे नेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमैनिटी जो नरेटर का यहाँ पर एटीट्यूड है वो ह्यूमैनिटी इंसानियत को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये नरेटर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कौन सा, कि सोसाइटी ने मुझे क्या सिखाया है कि मैं इसको लेकर अटैकिंग हो जाऊं, इस स्नेक को लेकर, लेकिन मेरे अपने खुद के थॉट्स क्या कह रहे हैं, मेरे थॉट्स ये कह रहे हैं कि मुझे अटैकिंग नहीं होना चाहिए। क्यों अटैकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अटैकिंग हो गया ना तो क्यों हूं मैं, क्यों इसको डिस्टर्ब करूं, ये प्यास बुझाने आया है, अपनी यहाँ पानी पीने के लिए आया है, मुझे अटैकिंग नहीं होना चाहिए, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये जो दो थॉट्स हैं जो पैरेलली चल रहे हैं, कि एक तरफ सोसाइटी का थॉट कि मार डाल, और एक तरफ खुद का थॉट कि यार कोई मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मुझे नहीं मारना है, मुझे तो गैस जैसा लग रहा है, पैरेलल थॉट जो है आपस में पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नरेटर के अंदर। दैट्स द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। और यहाँ पर मैसेज हमें क्या मिलता है, दैट वी शुड रिस्पेक्ट लिविंग क्रीचर्स इवन दोज ऑफन फियर्ड लाइक स्नेक्स। मतलब स्नेक से हम सबको डर लगता है, लेकिन स्नेक को मार डालना ही कोई इलाज नहीं होता है, आप उनसे बचकर भाग जाइए। मतलब वो स्नेक आपका पीछा करते करते आपको ढूंढते ढूंढते थोड़ी आएगा कि भाई यहाँ, हम इंसान स्नेक्स को ढूंढते ढूंढते उनको मारने के लिए चले जाते हैं, स्नेक हमें ढूंढता ढूंढता कभी नहीं आता है ना। अब ये मत आप कमेंट करके लिख देना कि नहीं मैम वो फोटो छप जाती है आंख में और फिर आता है, नो, ये मूवीज में सीरियल्स में ये स्टोरीज है, इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ढूंढते ढूंढते आ जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो ये थीम और ये मैसेज है बेटा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं the rhyme scheme. This poem has no rhyme scheme. इसके बाद poetic devices, these are the poetic devices of this poem. ये सारी हम देखते हैं। सबसे पहली है alliteration। तो alliteration मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है that it is a sound based poetic device। जैसे tongue twisters होते हैं, आपको closely मतलब आसपास जो words होते हैं एक सिंगल सेंटेंस के अंदर, उनके फर्स्ट या इनिशियल लेटर्स, शुरुआत या तो पहला लेटर या शुरुआती लेटर का साउंड देखना होता है सारे वर्ड्स का। और जब जितने सिमिलर साउंड्स या सेम साउंड्स अगर रिपीट हो रहे हो तो वो एलिट्रेशन होता है। जैसे देखिए स्ट्रेंज सेंटेड शेड, इसमें स साउंड जो है रिपीट हो रहा है। ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेली, स और ब दोनों साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। फ्लिकर्ड हिज टू फोक्ड टंग, यहाँ पर देखो फ साउंड भी रिपीट हो रहा है फ्लिकर्ड और फोक में, और टू एंड टंग में भी ट साउंड जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो all these are the examples of alliteration in this poetry। मैं साइड में भी हो जाती हूँ, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, all these are the examples। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या होता है बेटा, सेम वर्ड या फ्रेज या पूरी की पूरी लाइन या कई बार पूरा का पूरा स्टेंजा जब एज इट इज रिपीट होता है उसे रेपिटिशन कहते हैं। एज इट इज का मतलब एज इट इज, कोई उसमें कॉमा पंक्चुएशन का भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो दैट इज रेपिटिशन। और रेपिटिशन होता है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ऑन अ हॉट हॉट डे, तो ये जो हॉट हॉट ये रिपीट हुआ है तो क्यों, ये बताने के लिए कि किस कदर गर्मी थी भाई उस दिन, है ना। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, तो यहाँ पर मस्ट और वेट ये जो है वो रिपीट हुए हैं। क्यों रिपीट हुए, मस्ट वेट रिपीट नहीं हुआ है, मस्ट रिपीट हुआ है अलग, वेट रिपीट हुआ है अलग। क्यों, कि एक तो इसकी जरूरत की किस कदर मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा भाई, मैं और सांप एक साथ। अब यही मैं आपको बता रही हूँ, नरेटर साथ साथ ये भी बता रहे हैं ना कि मैं और सांप एक जगह साथ रह के तो पानी नहीं पी सकते, कि हाँ भाई, है ना, क्योंकि स्नेक इज नॉट अ पेट हियर, तो हम साथ साथ पानी नहीं पी सकते। हाँ, एक जो दूरी है कि खतरा मैं पास जाऊंगा तो मुझे स्नेक से खतरा हो सकता है, तो इस बात को एक्नॉलेज किया है इस नरेटर ने, राइट। द ओनली आइडिया इज कि मैं इससे इतनी डिस्टेंस पे हूं तो ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, एंड इट्स बेटर कि मैं इस डिस्टेंस पे ही रहूं, पानी पीने आया है पी लेने दो, चला जाएगा। खतरा लगे तो मेरे को क्या करना है मैं देखूं, लेकिन अभी तो कोई खतरा नहीं है, पानी पीने के लिए आया है, चला जाएगा। तो ये इंटेंशन मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि कई बार अपने आप से गलत भी कई बार सोच लिया जाता है,
तो वो गलती मत कीजिएगा आप, है ना। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। आई होप आपको ये रेपिटेशन समझ में आ गया है बेटा। यहाँ बाकी के जितने भी रेपिटेशन इस फॉर्म में है वो सारे के सारे यहाँ मेंशन है। देन सिमिलैरिटी बताना और इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग अलग अलग चीजों में, डिफरेंट चीजों में, ठीक है। सो ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। तो यहाँ जो स्नेक है उसको कैटल से कंपेयर कर रहे हैं। अब सिमिली में जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है वो या तो लाइक या फिर एज, इन दोनों में से कोई एक या कई बार दोनों वर्ड्स को यूज करके किया जाता है ये कंपैरिजन। यहाँ पर एज वर्ड है, तो आप देखिए जहां जहां एज, जहां जहां लाइक वर्ड यूज होके कंपैरिजन होगा वहां पर सिमिली आ रही है। आई लाइक अ सेकंड कमर, मैं तो ऐसा हूं जैसे दूसरे नंबर पर आया हूं, तो एक सेकंड कमर से खुद को कंपेयर कर रहा है लाइक वर्ड को यूज कर, ठीक है। सो दिस इज द सिमिली हियर। देन इमेजरी अगेन जो इमेजिनेशन के थ्रू जो सीन हमारे सामने क्रिएट होता है ना, अगर वो सीन हमें दिखने में कैसा लग रहा है हम वो इमेजिन अगर करते हैं तो विजुअल इमेजरी हो जाती है। वो सेम सीन सुनने में अगर कैसा लग रहा है, ठीक है, तो ऑडिटरी इमेजरी हो जाती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी होती है। यहाँ पर इमेजरी क्या है देखो, विजुअल इमेजरी है कि एटना स्मोकिंग, मतलब माउंट एटना जिसमें से वॉल्केनो इरप्ट होता हुआ, भाई वॉल्केनो भी तो कितना गर्म होता है, उबला हुआ होता है एकदम, तो वो उबला हुआ बर्निंग बाउल्स किस तरीके से धरती, मैंने बताया पाताल एकदम धरती की गहराइयां, वहां पर भी आग जलती रहती है, अगेन द लावा, है ना। तो ये गर्मी एक जो किस कदर गर्मी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया है। तो आप इसको इमेजिन कीजिए कि वो लावा निकलता हुआ या धरती की गहराइयों में ये जो तपन है वो कैसी लग रही होगी, कैसी दिख रही होगी। दैट इज द विजुअल इमेजरी इन दिस फॉर्म। देन एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है बेटा, मान लीजिए एक स्टेंजा है, जैसे यहाँ पर ये स्टेंजा है ना, दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा की 3 लाइंस यहाँ पर मैंने लिए। अब ये 3 लाइंस लगातार आ रही है ना, इन 2 लाइंस के बीच में कोई एक लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में कोई एक लाइन, ऐसा नहीं है, लगातार कंटिन्यूअस आ रही है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए वो लाइंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बीच में कोई। और इनकी शुरुआत अगर सेम वर्ड या सेम वर्ड्स से हो तो एनाफोरा होता है। जैसे ये तीनों ही लाइंस लगातार आ रही है, शुरुआत किससे हो रहा है, एंड शब्द से, सब में कॉमन क्या है, एंड, तो ये एनाफोरा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर भी इसमें पूरा एंड बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है कि यहाँ बीच में कोई एक ऐसी लाइन आ गई जिसकी स्टार्टिंग किसी और वर्ड से हो रही हो तो भी क्या एनाफोरा होगा, नहीं, उस टाइम पे एनाफोरा नहीं होगा बेटा। अनदर, आई लुक्ड राउंड, आई पिक्ड एंड थ्रू, आई थिंक, इसमें भी एनाफोरा है। कौन कौन सी लाइन में, 4 लाइंस में है, तो क्या चारों लाइंस में एनाफोरा है क्या, नहीं, सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर ही एनाफोरा है। वाई ओनली फर्स्ट 2 लाइंस, क्योंकि थर्ड लाइन में एंड शब्द आ गया है तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है। तो आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम भी क्या आएगा इसमें, नहीं, ये एनाफोरा में नहीं आएगा। ओनली फर्स्ट 2 लाइंस विल कम अंडर एनाफोरा, और सिर्फ कौन से वर्ड्स, आई, जो आई है वो ही सेम रिपीट हो रहा है। देन ओनोमेटोपोया, ओनोमेटोपोया क्या होता है बेटा, अगेन जो आवाजें होती हैं, साउंड्स होते हैं, उनके लिए जो वर्ड्स यूज किया जाता है, जैसे टिक टॉक बूम, ये तो ये होता है क्लैटर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लॉग हिटिंग द वॉल। तो ये जो लॉग फेंका था ना, क्लमजी लॉग जो फेंका था, तो उसके भिड़ने की वो जो क्लैटर वर्ड भी यूज हुआ है, तो वो जो लॉग भिड़ने की, गिरने की, पड़ने की जो आवाज हुई थी, दैट इज ओनोमेटोपोया हियर। पर्सोनिफिकेशन, जब भी किसी इंसान का एट्रीब्यूट या ह्यूमन का एट्रीब्यूट नॉन ह्यूमन पर, या ह्यूमन की क्वालिटी नॉन ह्यूमन पर जब अप्लाई की जाती है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर स्नेक को पर्सोनिफाई किया गया है, क्यों, स्नेक को ही बोला गया है, भाई इट बोलना चाहिए ना, देखा जाए तो इट बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ ही बोला गया है, ही तो ह्यूमन के लिए यूज होता है, सो इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। देन एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर मैं कहूँ, बेसिकली डायरेक्ट रेफरेंस देना होता है ये, लेकिन अगर मैं कहूँ अरे भाई कल एक व्यक्ति आया, क्या कुतुब मीनार जैसी उसकी हाइट थी, तो मैंने उस इंसान की हाइट को कुतुब मीनार से अगर कंपेयर किया है, अगेन डायरेक्ट कंपेयर कर रही हूँ, और हाइट, तो आप बताइए कुतुब मीनार से अगर कंपेयर कर रही हूँ तो क्या उसकी हाइट बहुत छोटी होगी, नहीं, ही मस्ट बी वेरी टॉल, बहुत टॉल होगा वो। इस तरीके का जो कंपैरिजन होता है ना बेटा, उसे एल्यूजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एल्बेट्रॉस से ये कंपेयर किया गया है कि ये तो एल्बेट्रॉस, तो क्यों एल्बेट्रॉस, क्योंकि एल्बेट्रॉस को भी मार दिया गया था, नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, यहाँ पर स्नेक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर भी अटैक हुआ। किस्मतों की बात यह है कि मरा नहीं, ठीक है, और किस्मतों की बात यह भी है कि उसको चोट नहीं लगी, एक्चुअली मरता तो नहीं है लेकिन चोट भी नहीं लगी। एल्बेट्रॉस कभी लौट कर वापस नहीं आ सकती, लेकिन स्नेक के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो क्या पता वापस आ जाए किसी दिन। तो ये जो एल्बेट्रॉस, अच्छा, ये जो डायरेक्ट रेफरेंस होता है ना, वो किसी भी एक्स वाई जी के साथ कंपैरिजन नहीं होता, ये कंपैरिजन हमेशा किसी ऐसी चीज से जो वेल नोन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कुतुब मीनार से, तो कुतुब मीनार इज अ वेल नोन मीनार, मतलब ये एक ऐसा टावर है जिसे सब जानते हैं। हमें पता है कि अगर मैं किसी इंसान के लिए बोल रही हूँ कि कुतुब मीनार से कंपेयर कर रही हूँ, तो कुतुब मीनार की कौन सी वाली क्वालिटी, भाई टॉल वाली क्वालिटी है ना, कि बहुत ऊंची मीनार है। वहीं अगर एल्बेट्रॉस से कंपेयर कर रही हूँ, तो एल्बेट्रॉस अगेन इज अ वेल नोन
मतलब एक पर्टिकुलर एल्बाट्रॉस के बारे में बात कर रही हूँ ना मैं। तो ये पर्टिकुलर एल्बाट्रॉस जो है वो कौन सी है, जो नेचर को रिप्रेजेंट करी थी और मरीनर ने उसे मार दिया। मतलब कोई XYZ एल्बाट्रॉस के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे तो 2 ही हैं, बट इस तरीके के हैं कि आपको इतनी हेल्प होगी कि कोई भी कुछ भी उठकर आ जाए आपके सामने, आप उसे आंसर कर सकते हो। तो देखो, व्हाट इज द टोन एंड मॉरल ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम का टोन क्या है, इट इज एम्बिगुअस। व्हाई एम्बिगुअस, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में है हमारा जो पोएट जो है ना, थ्रू आउट जो है कंफ्यूज स्टेट में है। कभी ये हैप्पी हो रहा है, कभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके दिमाग में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर कि भाई हैप्पी टोन या बहुत ही अपसेटिंग टोन, ऐसा कुछ नहीं, इट इज एम्बिगुअस। देन व्हाट इज द मॉरल, मॉरल ये है कि सभी क्रीचर्स को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे वो क्रीचर कोई भी हो, ठीक है। जबरदस्ती, यू शुड नॉट इनिशिएट द अटैक, यू शुड नॉट इनिशिएट द फाइट, दिस इज द मॉरल, राइट। Then the poet is filled with horror and protest when the snake prepares to retreat and bury itself in the horrid black dreadful hole. In the light of the statement bring out the irony of his act of throwing a log at the snake. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसमें आयरनी क्या थी। आयरनी बेसिकली ये थी बेटा कि थ्रू आउट जब वो पानी पी रहा था स्नेक, तब तक वहां बैठा हुआ था, तब तक तो कुछ भी नहीं किया, उसको निहारता रहा हमारा नरेटर। जैसे ही जाने लगा और जब कोई खतरा नहीं कि भाई अब तो जा ही रहा है, भाई अटैक करता तो अटैक क्यों करता, इसीलिए ना कि वहां से चला जाए। अब अपने आप से जब जा रहा है तब उसने अटैक किया। तो दिस इज द आयरनी। एंड व्हाई इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आयरनी, द एग्जिस्टेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वॉइसेस इन हिज ईयर्स, या कह सकते हैं इन हिज माइंड। ये वॉइसेस क्या है, ये वॉइसेस है जो अटैक करा है ना, नॉट अटैक सॉरी, जो सोसाइटी ने जो इसको एजुकेट करा है। एजुकेट मतलब ऐसे बैठा बैठा के नहीं, लेकिन जो भी सुनता आया है, जो एक हमेशा से एक यही लर्निंग रहती है कि भाई हमको स्नेक है मारना चाहिए, उसकी तरफ अटैक कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि हम खुद को बचा सकें, राइट। यही हमेशा से हमने सीखा है, बट ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड में आ गया। बट बाय द एंड ऑफ द सिचुएशन ये थॉट सोसाइटी ने जो उसमें फीड करा वो कहीं ना कहीं हावी हो गया और उसने उस स्नेक पर अटैक कर दिया, राइट। तो ये है आयरनी कि वो खुद नहीं चाहता था बट स्टिल उसने वो अटैक कर दिया। वो भी कब, जब एक्चुअल में वो जब जा रहा था। सो उसका क्या सेंस निकला, ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप इसको नो स्क्रीनशॉट ले सको। आई होप बेटा आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई है, पूरी पोएम बढ़िया से समझ में आ गई है। लेकिन कहीं पर कोई भी डाउट अगर है तो वो आप मुझसे जरूर पूछना, और ये पोएम कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताना। इस वीडियो के साथ हमारी सारी की सारी पोएम्स जो है आपकी कोर्स ए की यानी लिटरेचर रीडर की, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा। किसी भी पोएम में कोई भी डाउट अगर हो रहा है उसे जरूर पूछ लीजिए, डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ऑलराइट, अपना डाउट पूछिए। ये वीडियो कैसा लगा, ये पोएम कैसी लगी वो भी मुझे बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।